हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 12th क्लास का 7th चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक यानी कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि वाणिज्यिक बैंक क्या है, या आप ये कहिए कि बैंक क्या है। तो वाणिज्यिक बैंक या बैंक वो वित्तीय संस्थान हैं जो लोगों के धन को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें उपभोग एवं निवेश कार्य के लिए उधार प्रदान करते हैं। लेकिन आज के समय में बैंकों के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट, साख पत्र आदि जारी करना, लोगों के जमाओं को रखना, लोगों के जो धन है उसको कलेक्ट करना और साथ में उनके खर्चों का भुगतान करना। जैसे कि मान लीजिए आपका गुड़गांव दिल्ली में कहीं मकान है और आप ये चाहते हैं कि भाई आप का जो किराया है मकान का वो बैंक कलेक्ट करे, तो बैंक आपके लिए ये भी कर सकता है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि भाई आप किसी कंपनी के शेयर खरीदें या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बैंक आपके लिए वो भी कर सकता है। लेकिन जितने भी बैंक कार्य आपके लिए करता है उन सब के लिए वो कुछ चार्ज करता है, अर्थात कमीशन लेता है। तो बैंक या कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन एंड ए फाइनल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक और बैंक इज ए financial institution which accepting deposit of the pupil and providing borrowings or loan for consumption and investment purpose. Beside it, bank also issue check, draft and transfer money one place to another place of the pupil. Credit creation is the other function of the banks. इसके बाद बात करते हैं हम जो बैंक है उसकी एक डेफिनेशन दी है भारतीय बैंकिंग एक्ट या इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंतर्गत। बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंक को कंपनी कहा गया है, इसका मतलब बैंकिंग की या बैंकों की स्थापना भी जो कंपनी अधिनियम 1956 है, जितनी भी कंपनीज हैं उनको जो रजिस्टर्ड किया जाता था वो 1956 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत किया जाता। तो बैंक को भी कंपनी कहा गया है, इसकी स्थापना भी 1956 के अधिनियम के अंतर्गत हुई है। तो बैंकिंग से अभिप्राय उधार देना और निवेश के उद्देश्य से जमा के रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना। अर्थात बैंक उधार देने का काम करता है और साथ में जो लोग बैंक में अपना धन जमा कराते हैं बैंक उनके धन को अन्य लोगों को उधार दे देता है। यानी जो भी हम और आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ऐसा नहीं कि बैंक वो सारा पैसा अपने पास रखता है, बल्कि वो उद्योगपतियों को आगे जो है दे देता है। और इनका भुगतान जो है मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से इनका भुगतान करना है, ये बैंक का कार्य। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। देखिए वाणिज्यिक बैंकों के मेनली दो कार्य होते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों के जो कार्य हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य, द्वितीय कार्य या गौण कार्य, और तीसरा है सामाजिक उपयोगिता का कार्य, यानी प्राइमरी और मेन फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, और थर्ड है जो सोशल फंक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्य कार्य। अगर आपके क्वेश्चन आता है मेन फंक्शन बताने हैं तो केवल दो लिखने हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ द प्यूपल एंड प्रोवाइडिंग लोन या एडवांसिंग लोन, यानी ये लोगों के धन को जमा के रूप में स्वीकार करता है। तो बैंक का पहला प्राथमिक जो कार्य है वह लोगों के धन को जमा के रूप में स्वीकार करना है। लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बैंकों में
जो है विभिन्न खातों में धन जमा कराते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ द पीपल डिपॉजिट देयर मनी अकॉर्डिंग टू देयर पावर और कैपेसिटी इन डिफरेंट अकाउंट्स, यानी विभिन्न खातों में जमा कराते हैं। तो अब इसमें हम डिफरेंट अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अकाउंट्स पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे जमा स्वीकार करना में। अब देख रहे हैं फर्स्ट जो अकाउंट है वो है निश्चितकालीन या सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं या टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो सावधि जमा खाता या निश्चितकालीन जमा खाता क्या है? इन दिस अकाउंट पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी इस अकाउंट में लोग अपना धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराते हैं। ठीक है। ए रिसिप्ट प्रोवाइडिंग बाय बैंक टू द कस्टमर देयर कस्टमर, यानी बैंक द्वारा उनके जो कस्टमर हैं, अपने जो ग्राहक हैं, उनको उसके बदले में एक रसीद दे दी जाती है। इस रसीद पर, जो रसीद बैंक देता है आपको या हमको, इस रसीद पर डिपॉजिटर का नाम होता है, डिपॉजिट की टाइम ड्यूरेशन यानी समय अवधि होती है, और डिपॉजिट मनी कितनी है ये मेंशन होता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये मेंशन होता है, और कब उसका की मैच्योरिटी होगी, अर्थात वो कब उसका टाइम पूरा होगा, ये सारी बातें लिखी होती हैं। और ये जो रिसिप्ट होती है, दिस रिसिप्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल, अर्थात ये हस्तांतरणीय नहीं होती। मीन्स मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से 1 लाख रुपया बैंक में जमा है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको कहें कि बेटा आज से मैंने तुझे दिए 1 लाख रुपए, क्योंकि वो जो रिसिप्ट है जिसके नाम से है डिपॉजिट, उसी के काम की है, आपके लिए वो एक केवल कागज मात्र है, यानी आप उससे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, इस प्रकार की जो जमाएं होती हैं, बैंक उन पर प्राय ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज देता है, ज्यादा दर से ब्याज देता है। सेकंड है आपका चालू जमा खाता। इस खाते में प्राय व्यापारी लोग जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अपना धन जमा कराते हैं, और इस खाते में एक दिन में कितनी भी बार धन जमा करवाया और निकलवाया जा सकता है। ठीक है। एक निश्चित और न्यूनतम धनराशि इसमें हर समय रखना अनिवार्य होता है। यदि यह न्यूनतम राशि इससे कम हो जाती है तो बैंक उस पर पेनल्टी लेता है, सरचार्ज लगाता है, अर्थात आपसे जुर्माना वसूल करता है। बैंक इन जमाओं पर या इस खाते में जमा पर कोई ब्याज नहीं देता। इज दैट क्लियर? तो इन दिस अकाउंट depositors withdraw or deposit more than 1 or 2 times in a day, या many times in a day. This account especially for businessmen, a minimum amount always deposit in this account. If minimum amount is less than, then बैंक जो है वसूल करता है, ठीक है, रिकवर करता है इस पर कुछ सरचार्ज। ठीक है। और इसके बाद इस इन दिस अकाउंट बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। इसके बाद है बचत जमा खाता, सेविंग अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये स्पेशली लोगों की छोटी छोटी बचतों को इंक्रीज करने के लिए खोला जाता है। दिस अकाउंट स्टार्टेड टू डिपॉजिट स्मॉल और इंक्रीज स्मॉल सेविंग्स ऑफ पीपल। लोगों की छोटी छोटी जमाओं को इंक्रीज करने के लिए एक खाता खोला जाता है। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन दिस अकाउंट अकॉर्डिंग
टू देयर इनकम, अपनी आय के हिसाब से इसमें जमा करते रहते हैं। और बैंक इस प्रकार की डिपॉजिट पर जो है बहुत जो कम रेट से ब्याज देता है। और अगर एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट निकालनी हो तो इस अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से, तो उसके लिए पहले बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मान लो आप एक साथ 50,000 निकालना चाहते हैं तो पहले बैंक को आपने बताना होगा कि मुझे आज 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। बैंक देने से मना नहीं करता, लेकिन पहले बताना होता है। इसके बाद है होम सेफ जमा खाता। होम सेफ जमा खाता क्या है? इस खाते में जो है इस खाते के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक के घर पर या अपने पास एक लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, या जिसको गुल्लक कहते हैं, घर पर मेनली। और छोटी छोटी वस्तुओं को जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो इसमें डालता रहता है। और एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन पर के बाद बैंक का कोई व्यक्ति आकर के इस अमाउंट को कलेक्ट करता है और उतनी वो अमाउंट जो है ग्राहक के खाते में क्रेडिट कर देता है। बैंक इस पर कम दर से ब्याज देता है, ठीक है। और ये जो गुल्लक होती है इसकी चाबी मेनली बैंक के पास होती है। इसके बाद है रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, ये अकाउंट या इस अकाउंट के अंतर्गत प्राय 24 महीने यानी 12, 24, 36, 12 यानी 12 की टेबल लगा सकते हैं आप। 12, 24, 36, 60, 72 मंथ्स के लिए एक निश्चित फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। जैसे आप देखते रहेंगे, होते हैं, देखते भी हैं कि भाई 300 रुपये महीने हमने हर बार जमा कर दिया, ठीक है, हर महीने, लेकिन वो 5 साल तक जमा करने होंगे। और ये जो अमाउंट है इसमें डिपॉजिट होती है वो निश्चित मैच्योरिटी डेट यानी टाइम समाप्त होने से पहले नहीं निकाली जा सकती, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस को छोड़ करके, ठीक है। वहाँ भी बैंक आपको लोन देता है, या वो अमाउंट को नहीं निकालता बल्कि उस पर लोन दे देता है। और बैंक इस पर हाई रेट से जो है आपको ब्याज प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार से ये पहला जो फंक्शन था कि लोगों के धन को जमा के रूप में स्वीकार करना, और दूसरा फंक्शन है एडवांसिंग लोन यानी ऋण प्रदान करना। बैंक ऑल्सो एडवांसिंग लोन टू देयर कस्टमर फॉर कंजम्पशन पर्पज एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज। बैंक अपने ग्राहकों को जो है उपभोग उद्देश्य से और निवेश उद्देश्य से ऋण भी प्रदान करता है, ठीक है। तो बैंक प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रेडिट और लोन्स टू देयर कस्टमर्स। निम्न प्रकार के लोन देता है। सबसे पहला है कैश क्रेडिट। समझना जरूरी है, कैश क्रेडिट क्या है। ये जो कैश क्रेडिट है, ये जो लोन है, ये प्राय सिक्योरिटी बेस पर दिए जाते हैं। यानी बैंक आपसे पहले जमानत लेगा, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के कागज ले ले, आपकी मार्कशीट ले ले, सिक्योरिटी के बेस पर दिए जाते हैं। और इसके अंतर्गत एक फिक्स्ड अमाउंट ग्राहक के खाते में डाल दी जाती है। मान लीजिए मैं 1 लाख का लोन लेना चाह रहा हूं बैंक से, तो उसके लिए मुझे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी बैंक के पास। पहले तो मान लीजिए प्लॉट के कागज रखने पड़ेंगे या अपना डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। फिर बैंक मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देगा। लेकिन बैंक जो इंटरेस्ट लेता है वो पूरी अमाउंट पर, 1 लाख पर नहीं लेगा, केवल उतनी अमाउंट पर लेगा जितना कस्टमर ने विड्रॉ किया है। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए, लेकिन पहले महीने मैंने केवल 10,000 रुपए यूज किए उसमें से निकाल के, तो बैंक पहले महीने का मेरे से केवल 10,000 का ब्याज लेगा। अगले महीने फिर मैंने 20,000 यूज कर लिए, तो बैंक मुझे से 20,000 का ब्याज लेगा। यानी एक्चुअल में देखिए अकाउंट में आपके में अमाउंट आ गई, वो बात अलग है, बैंक ने आपका लोन मंजूर कर लिया, सैंक्शन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में आपने जो अमाउंट विड्रॉ की है इंटरेस्ट केवल उस पर ही लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड है, और इस प्रकार के
जो लोन है वो ज़्यादातर उत्पादन क्रिया के लिए लिए जाते हैं। सेकंड है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि ये सुविधा जो है, ये फैसिलिटी जो है, प्राय बैंक अपने जो बहुत ज़्यादा बिलीवेबल कस्टमर्स होते हैं, यानी विश्वास योग्य कस्टमर्स होते हैं, ये सुविधा उनको देते हैं, यानी जिनका लंबे समय से खाता चल रहा होता है। इस सुविधा के अंतर्गत कई बार बैंक अपने ग्राहकों को, अपने जो कस्टमर्स होते हैं, उनको उनकी डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा तक के चेक काटने की परमिशन दे देता है। जैसे मान लीजिए मेरे बैंक में 10,000 रुपये हैं और अचानक मुझे किसी को 15,000 रुपये का चेक देना है। मेरे बैंक में 10,000 है लेकिन मैंने पे करना है 15,000, तो अब मुझे 5,000 बैंक से एडवांस लेने पड़ेंगे, लोन के रूप में लेने पड़ेंगे। तो बैंक मुझे 15,000 तक की चेक काटने की परमिशन दे देगा अगर मैं उसके विश्वास के लायक हूँ। तो जो 5,000 उसने ज़्यादा की परमिशन मुझे ग्रांट की है, वो 5,000 ओवरड्राफ्ट कहलाएगा और एक निश्चित समय तक भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन उसके बाद इस पर ब्याज लगना चालू हो जाता। इसके बाद है मांग ऋण, यानी डिमांड लोन। डिमांड लोन जो होते हैं ये लोन भी सिक्योरिटी पर दिए जाते हैं। डिमांड लोन जो है वो सिक्योरिटी पर दिए जाते हैं और इन्हें वापस करने की कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता। रिफंड बैंक से हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया आया, वापस करने की कोई डेट नहीं होती, लेकिन बैंक अपने ग्राहक से उस पूरी अमाउंट पर ऋण लेता है जो उसके खाते में ट्रांसफर की गई है। अब पहले और इसमें अंतर यही है, फर्स्ट तक कैश क्रेडिट जो नगद साथ, उसमें इसमें मांग जो ऋण है, इसमें अंतर यह है कि इसमें मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया जमानत पर, आपके अकाउंट में 1 लाख आ गई और आपने पहले महीने कुछ भी यूज नहीं किया 1 लाख में से, वो आपके अकाउंट में ही पड़े हुए हैं, तो भी आपको 1 लाख पर ब्याज देना होगा। चाहे आप उनको यूज कीजिए मत कीजिए, आपको पूरी अमाउंट पर ब्याज देना होगा। ठीक है। इसके बाद है, और ये जो लोन होते हैं डिमांड लोन, ये मेनली ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं, वही जैसे फिक्स असेट्स वगैरह, उनके सिक्योरिटी पर ही दिए जाते हैं। इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी अल्पकालीन ऋण। शॉर्ट टर्म लोन जो है नॉर्मली इंडिविजुअल लोन होते हैं और फंक्शनल जो है लोन होते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी काम के लिए। इस प्रकार के जो लोन होते हैं उनकी राशि पर ब्याज लगना उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन से ये स्वीकार किए होते हैं या आपके अकाउंट में आते हैं, और ये भी जमानत पर दिए जाते हैं, इसलिए सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने ज्वेलरी रख करके लोन लिया, कल को आप उस लोन को पे नहीं कर पाते, रिफंड नहीं कर पाते हैं, तो आपकी ज्वेलरी बेच करके जो है बैंक को उस लोन के अमाउंट को रिकवर कर लेगा। तो ये बेटा पहला प्राइमरी फंक्शन कहिए, ये मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये समाप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं हम साख निर्माण। साख निर्माण क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? आजकल जो बैंक है उनका एक मुख्य कार्य ये भी है कि वो अपनी प्राइमरी डिपॉजिट से कई गुना अधिक जो है लोन दे करके क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। ये आगे आपको पूरा बताएंगे। आगे देखिए, एक आवश्यक बात, एक वित्तीय संस्था को बैंकिंग संस्था नहीं कहा जाता, यानी कोई भी ऐसी संस्था जो पैसे के बारे में, पैसे के लिए काम करती है, वो कभी भी बैंक नहीं कहलाती। ठीक है, यानी केवल वही संस्था बैंक कहलाएगी। इसके द्वारा 2 कार्य करने जरूरी हैं। कोई भी संस्था बैंक तभी कही जाएगी जब वो 2 कार्य जरूर करे। एक तो चेक द्वारा निकलवाई जाने वाली जमाओं को एक्सेप्ट करे और दूसरा उधार दे, यानी एक तो चेक को एक्सेप्ट करे और दूसरा उधार देने का काम भी वो करे। LIC बैंक नहीं है, एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है।
किंतु इसे बैंक नहीं कहा जाता, क्योंकि यह उधार तो देती है लेकिन लोगों की चेक द्वारा निकलवाई जाने वाली जमाओं को स्वीकार नहीं करती। डाकखाने भी बैंक नहीं है, यदि भी लोगों के पैसे को जमा करते हैं लेकिन ये ऋण नहीं देते। यानी दोनों काम होने चाहिए, ऋण भी देना चाहिए और चेक से जमा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए यानी LIC ऋण देती है लेकिन चेक द्वारा जमा नहीं करती, डाकखाने जमा स्वीकार करते हैं लेकिन ऋण नहीं देते, इसलिए इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहा जाएगा। इधर के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसके बाद है बेटा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन बैंक उपरोक्त प्राइमरी फंक्शन के अलावा सेकेंडरी फंक्शन दो तरह के होते हैं, एजेंट के रूप में और नॉर्मल यूटिलिटी के। एजेंट के रूप में का मतलब है कि बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, आपके चेक, आपका किराया, आपका ब्याज, इनको कलेक्ट कर सकता है अगर आप कहेंगे। इसी तरह इनका भुगतान भी कर सकता है। अगर बैंक को कहें आप बिजली का बिल भर दे तो बैंक आपके लिए भर देगा, किराया जमा करने को कहें किराया भी जमा कर देगा, लेकिन हमने बताया सबके लिए वो कमीशन लेता है। प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री यानी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, बैंक आपके लिए किसी कंपनी के शेयर और डिवेंचर खरीद भी सकता है और आपने खरीद रखे हैं तो बिकवा भी सकता है, लेकिन कमीशन लेता है। ट्रस्टी या प्रबंधक, कई बार कुछ लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बैंक को बना देते हैं, संरक्षक, जब तक उनके बच्चे बड़े ना हो जाएं। ऐसे स्थिति में बैंक जब तक उनके बच्चे मैच्योर नहीं हो जाते उनकी देखभाल का काम भी करता है, लेकिन उसके लिए भी कमीशन लेता है। रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी बैंक करता है। विदेशी करेंसी आपके लिए सेल और परचेज कर सकता है। मान लो आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको विदेशी करेंसी चाहिए, आपको व्यवस्था करके बैंक दे सकता है। संदर्भ पत्र, बैंक आपकी गारंटी देने का काम भी करता है आपकी तरफ से। और नए शेयरों के अभिकृत अंशों के खरीदने का आश्वासन, अंडर राइटर का काम भी करता है। मान लीजिए अभी आपने नई कंपनी खोली तो स्वाभाविक है आपको शेयर बेचने में बड़ी दिक्कत होगी, तो बैंक आपके शेयरों को बिकवाने का काम भी कर सकता है। इसे सामान्य उपयोगिता के भी कुछ कार्य होते हैं, जनरल यूटिलिटी, यानी बैंक आपके सोने चांदी जरूरी कागजों को रखने के लिए लॉकर सुविधा देता है आपको। यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र, ट्रेवलिंग चेक इशू करता है ताकि आपके पैसे कहीं रास्ते में चोरी ना हो, लूटपाट ना हो, इसलिए जहां भी आपको पैसे की जरूरत हो यात्री ट्रेवलिंग चेक आप वहां से जो है कैश करा सकते हैं। वाणिज्यिक सुविधाएं, मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो समय समय पर बैंक आपको ये बता सकता है कि भाई आपका माल कहाँ बिकेगा, कहाँ से आपको कच्चा माल या पक्का माल किस देश से मिल सकता है। और वस्तुओं के वाहन में यानी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट में भी सहायता करता है। बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उनकी बिल्टी बैंक को भेज देते हैं, ठीक है, और खरीदार बैंक से रुपए जमा कराकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं।